नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। विधानसभा चुनाव खत्म हुए कि अब राज्यसभा चुनावों की बात। राज्यसभा चुनावों के लिए कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उसमें नामांकन का काम होना था, कल फाइनल हो गया है। नॉमिनेशन भर दिए गए हैं। कुछ राज्यों में कुछ चुनाव हो रहे हैं। कुछ जगह पर सामान्य तौर पर आम तौर पर चुनाव होने वाले हैं कि जो कैंडिडेट है, जितनी सीट है उस पर अपने अपने उम्मीदवार हो गए। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, उनका हो गया, बड़ा नाम है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्नाटक से आ गए हैं। एक और बड़े नेता कांग्रेस के पवन खेरा साहब है, उनकी तपस्या भी बताया गया कि पूरी हो गई है और उन्हें कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि वो राजस्थान से हैं, मेवाड़ से हैं। मेवाड़ राजस्थान में भी एक सीट थी कांग्रेस की, लेकिन उनको दी गई है कर्नाटक से सीट, तो वो कर्नाटक से होंगे। खैर, अब ये तो विवाद ही अभी खत्म हो गया है कि जिस पर चर्चा होनी चाहिए कि कौन से राज्य को, जो राज्यसभा का जो करेक्टर था कि जो प्रतिनिधि हैं वो राज्यसभा के उसी राज्य से आने चाहिए। इसका तो कानून ही बदल दिया गया, क्योंकि अक्सर होता भी ये था कि झूठे सर्टिफिकेट बनवाए जाते थे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो उससे बेहतर है कि ठीक है, ये कर दिया गया। अब वैसे तो ये भी कहा जा सकता है कि ऐसा ही हो रहा है, तो फिर सारे कानूनों में ऐसा कर दिए, सब चोरी कर रहे हैं तो फिर चोरी का कानून खत्म कर दीजिए। चोरी के खिलाफ जो सजा का कानून, तो जो कर ही रहे, भ्रष्टाचार कर ही रहे। खैर, वो अलग इशू है। आज हम बात दूसरी कर रहे हैं। ये आज सुबह सुबह मुझे ये प्रोग्राम इसलिए करना पड़ा कि एक मित्र का फोन आया। उनका, सर आपने वो देखा है भाई साहब, राज्यसभा के नॉमिनेशन हो गए। मैंने कहा हाँ, हो गए। बोले झारखंड को देखा है आपने? देखा है। कर्नाटक को देखा है? देखा है। मध्य प्रदेश को देखा है? देखा है। बोले क्या देखा? मैंने, कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। झारखंड में 3 कैंडिडेट की बजाय 4 कैंडिडेट वहां पर हो गए, शायद 2 की बजाय 3 हो गए। और मध्य प्रदेश में 3 की बजाय 4 कैंडिडेट हो गए। जीतने वाले 3 है, हो गए 4। अच्छा चुनाव होगा। और झारखंड में भी एक कैंडिडेट और आ गए। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। मैंने, इसमें क्या होगा? ये तो पार्टी तय करती है कि कहां पर अपना कैंडिडेट उतारना है, कहां पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारना है, और क्या उनकी ताकत है, इस पर भी हो सकता है। तो बोले भाई साहब इतना बोले मत, नहीं ये चुनाव ऐसे थोड़े ही होते हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले इन चुनावों के नतीजे अगर जो मैं बता रहा हूं वैसे नहीं हुए तो मेरा तो पैसा और पावर से भरोसा ही उठ जाएगा। पैसा और पावर से भरोसा ही उठ जाएगा। राजनीति में पैसा और पावर की बात है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोला नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूं आपको। झारखंड में देखिएगा कि कौन कैंडिडेट जीतता है, उसके पास कितने वोट हैं, नहीं है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो सकता है, इंडिपेंडेंट जीत सकते हैं। मैंने कहा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को समर्थन भी तो मिल सकता है, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट झारखंड में है वो तो 2-2 बार एमपी रह चुके हैं। अब बोले कितनी भी बार रह सकते हैं, सब लोग उनके साथ खड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्यों नहीं बनाया, अपना कैंडिडेट वहां पर क्यों नहीं दिया झारखंड में? मैंने कहा ये पार्टी की ताकत है। बोले हाँ, पार्टी की ताकत तो अपनी पार्टी देखती है, लेकिन कैंडिडेट की ताकत भी पार्टी देखती है, तो इसलिए वहां पर ऐसा किया गया है। मध्य प्रदेश में भी कुछ मुश्किल हो गई है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अचानक एक ऐसे कैंडिडेट को लेकर आ गई जिन्हें निष्कासित किया गया था, मेरे ख्याल से या सस्पेंड किया गया था, निकाल दिया गया था पार्टी में से मोटे तौर पर, ऐसा मुझे बताया मध्य प्रदेश के लोगों ने। अब उनकी नैया पार करने वाले कृष्ण कन्हैया मोहन जी, तो वो क्यों हो गया अचानक? वो आ गए हैं, और वहां जो कांग्रेस के पास पूरे वोट हैं उसके बाद भी क्यों ये शंका होने लगी है कि उनकी कैंडिडेट हार सकती हैं। और उनकी कैंडिडेट भी है राहुल गांधी जी की, खास राहुल गांधी जी की टीम की, एमपी भी रही है, लोकसभा में भी चुनाव जीता है, तो वो क्या वो चुनाव हार सकते हैं? तो बोले फिर आप बताइए, सरकार वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, आप कांग्रेस का जिता है। मैंने कहा भाई पूरी सीट, पूरे वोट है उनके पास। तो बोले देखते जाइए क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ऐसा हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, बोले अच्छा चलिए ये बताइए कि कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर क्यों बदला? मैंने कहा कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर इसलिए बदला क्योंकि वहां पर कांग्रेस की लीडरशिप ने ये भरोसा दिलाया था 2.5 साल का कि एक बार सिद्धारमैया साहब रहेंगे और आधे समय में 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। तो अब 2.5 साल उनके पूरे हो गए थे, उनको बनाना था, 3 साल हो रहे थे। लेकिन वो बोले कि सिद्धारमैया साहब कितने बड़े नेता जानते हैं आप? ओबीसी की बड़े लीडर है, अहिंदा के बड़े लीडर है, और उसका रिपरकशन क्या होगा वो पता है आपको? तो मैंने कहा फिर? बोले नहीं, डीके शिव कुमार जी के लिए वादा किया गया था। लेकिन डीके शिव कुमार कौन है? क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, बड़े नेता हैं। बोले बड़े नेता क्यों है? बड़े नेता मत बोलिए, डीके शिव कुमार साहब बड़े नेता तो हैं, लेकिन वो कांग्रेस के संकट मोचक हैं।
कर्नाटक में जरूरत हो, दिल्ली में जरूरत हो, मध्य प्रदेश में जरूरत हो, कहीं और जरूरत हो, हमेशा डीके शिव कुमार साहब खड़े रहते हैं। बैग्स जो है फुल रहते हैं। तो डीके शिव कुमार साहब को कोई नहीं हरा सकता। डीके शिव कुमार साहब पार्टी के सबसे ताकतवर मजबूत नेता हैं। हिमाचल में जरूरत हो, जब भी संकट हो, जिस भी तरह का संकट हो, उसको निपटाने के लिए कर्नाटक के जो बड़े नेता हैं वो हमेशा रहते हैं, इसलिए उनको कौन इग्नोर कर सकता है। अच्छा बोले अच्छा छोड़िए, कांग्रेस की बात तो हमेशा ही करते रहते हैं। आज एक और बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता का नाम बताइए जिनको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकते आप। ऐसा कौन हो सकता है? प्रधानमंत्री जी जिसको चाहे, अमित शाह जी जिसको चाहे, संघ जिसको चाहे हटा सकता है? बोले नहीं हटा सकते। बोले कौन? अभी चुनाव हुए विधानसभा के, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपने दम पर चुनाव लड़ा? पार्टी के किसी बड़ी लीडर की एंट्री नहीं, उन्होंने तय किया किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, कांग्रेस से लाना है, कांग्रेस से नहीं लाना है, अपनी पार्टी के लोगों को टिकट देना है कि नहीं देना। छोड़िए उनको, आरएसएस ने भी जिन लोगों की रिकमेंडेशन की थी उनको टिकट देना है कि नहीं देना, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन वो जीत भी गए और मुख्यमंत्री भी बन गए। तो मैंने कहा ये तो लोकप्रियता की बात है। बोले हाँ लोकप्रियता तो है, लेकिन कांग्रेस से जो लोग आते हैं वो कैसे आते हैं? आरएसएस के लोगों को टिकट क्यों नहीं दिया गया? उनको मुख्यमंत्री पद से कोई क्यों नहीं हटा सकता? उनकी जो लॉयल्टी है संघ को लेकर, क्या वो संघ से जुड़े हुए हैं? मैंने कहा जानकारी दो, तो कहीं दूसरी से घर से आए ये बात नहीं। बोले अच्छा छोड़िए उसको। महाराष्ट्र में क्या हुआ था, महाराष्ट्र में कैसे सरकार बनी, शिंदे सरकार कैसे बनी, एनसीपी कैसे टूटी, इस सब पर भी बात कीजिए। मैंने कहा ऐसा तो होता रहता। मुझे याद आया कोई 30-40 साल पुरानी बात है, राजस्थान में मैं अखबार में काम करता था। वहां देश के एक बड़े उद्योगपति राज्यसभा के उम्मीदवार बने। तो हमारे संपादक जी ने कहा कि बताओ विजय कौन बनेगा? मैंने कहा उनके पास तो नंबर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास ये नंबर है, कांग्रेस के पास ये नंबर है, तो ये कैंडिडेट बनेंगे। तो बोले ये स्टोरी लिख रहे हो? मैंने कहा हाँ लिख रहे हैं। तो बोले ये स्टोरी गलत है, सुबह गलत होगी, इस स्टोरी को ऐसे लिखो। उनका अच्छा ऐसे करो, तुम वहाँ जयपुर की एक बड़ी होटल थी वहाँ आ जाओ। वहाँ मैं पहुँच गया, पूरी स्टोरी बदल गई। पॉलिटिकल पार्टीज के जो नंबर थे, एमएलए के नंबर थे, वो सब बेकार। उद्योगपति जो थे, बड़े बिजनेसमैन थे, चुनाव जीतने का हिसाब उन्होंने मुझे शाम को बताया और अगले दिन सुबह वैसे ही वोट पड़े, वैसे ही वो जीत गए। तो उन्होंने कहा फिर दोस्त ने कि बोले आप मुझे ये किस्सा सुना, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि पैसा और पावर, इन दोनों पर से मुझे भरोसा उठ जाएगा। बोले उस बात को याद है आपको? उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता थे, आपके परिचित है, उनके पास तो ठीक वोट ही नहीं थे, पार्टी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो राज्यसभा में चले गए। बोले अच्छा दूसरे एक और पार्टी के बड़े नेता थे, वो दूसरी पार्टी से इंडिपेंडेंट होकर राज्यसभा पहुंच गए। फिर एक और मित्र का फोन आया, उन्होंने कहा सर ये सब छोड़िए पॉलिटिक्स की बात, मैं हूं संघ का स्वयंसेवक, इसको अन्यथा मत लीजिए। उन्होंने कहा मैं हूं संघ का स्वयंसेवक। तो शुरू में मैं जाता था, क्योंकि संघ में व्यवस्था होती है गुरु दक्षिणा की, कि स्वयंसेवक जो है या जो संघ का समर्थक है, जो संघ के साथ रहना चाहता है, वो एक मौके पर जब गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम होता है तब गुरु दक्षिणा करता है, और वो बंद लिफाफे में गुरु दक्षिणा की जाती है। तो बोले मैं बहुत साल तक ये समझता रहा कि गुरु दक्षिणा गोपनीय तरीके से रखी जाती है, सीक्रेट तरीके से रखी जाती है, और जो आपने रख दिया वो रख दिया, किसी को पता नहीं है। वो तो 2-4-5 साल बाद मुझे पता चला कैसा गुरु दक्षिणा का लिफाफा और जो बात के नतीजे हैं वो बताते हैं कि गुरु दक्षिणा का जो लिफाफे में कितना वजन था ये पता रहता है संघ में। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा होती रहती है। अभी राज्यसभा के चुनावों को लेकर हो रही है। फिर हाँ चलते चलते बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। बोले पश्चिम बंगाल में आपने देखा चुनावों में पार्टियां हारती रहती है, बहुत पार्टियां हारती हैं, चुनाव हारती हैं। क्या ऐसी पार्टी टूटती है? जैसे तृणमूल कांग्रेस टूटी है। 80 में से 58 विधायक एक साथ चले गए जो ममता बनर्जी के नाम पर चुनाव जीते थे। लोकसभा सांसदों को पता नहीं, कह रहे हैं कि 29 में से 28 में से 20 चले जाएंगे। राज्यसभा में जो 13 है उसमें से 5-6 जाने वाले हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब पावर गेम ही तो है।
बोले इस पर बात कीजिए, इस पर चर्चा कीजिए। बाकी खबरें तो आप बताते ही रहते हैं कि क्या खबर हो रही है, क्या चर्चा चल रही है, कौन-सी पार्टी में कौन जाने वाला है, कौन आने वाला है, किसके साथ कौन जाएगा, किसके साथ कौन नहीं जाएगा। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात हाँ, एक उन्होंने बात वो कही कि आप अपनी थोड़ी-सी जो जर्नलिज़्म की लैंग्वेज है उसे सुधार लीजिए। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आप ज़्यादातर छोटी-छोटी पार्टियों को कहते हैं वोट कटुआ पार्टी। और फिर कहते देखिए इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उससे नुकसान हो गया, ये हो गया। बोले उस वोट कटुआ पार्टी का नाम बदल के कर दीजिए आप नोट कटुआ पार्टी। वो वोट काटने के लिए नहीं आती, वो नोट काटने के लिए आती। खड़े कर दिए कैंडिडेट, 2000 वोट किसी को दिलवाने हैं, 2000 वोट किसी के कटवाने हैं, 5000 वोट कटवाने हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको नेता ही बनने का शौक होता है, तो वो उस पार्टी से टिकट ले लेते हैं। तो कम से कम जब हार जाते हैं, तो नेता तो हो जाते हैं मोहल्ले के, विधानसभा क्षेत्र के। तो एसएचओ साहब थोड़ा-सा उनके ऊपर उनका रुतबा जमता रहता है। तो उन पार्टीज़ को अब ये वोट कटवा पार्टी कहना छोड़ दें, क्योंकि ये लोकतंत्र के खिलाफ की भाषा है। उन्हें नोट कटवा पार्टी कहिए। अब नोट कटवा पार्टी कौन है, पैसे पर भरोसा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, पावर से भरोसा उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा हमारे मित्र का, ये सब तो देखना होगा। लेकिन खबर चल रही थी, राज्यसभा के चुनावों की चर्चा हो रही है, नतीजे भी थोड़े दिनों में आ जाएंगे, पता पड़ जाएगा कि हमारे जो मित्र हैं उनका भरोसा पैसे और पावर से उठेगा या बना रहेगा। आप भी देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम।